नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे फेज के लिए 57 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु के बीच होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी घमासान अब और रोचक होने जा रही है। राज्य की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम पर सबसे बड़ा सियासी मुकाबला होगा। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो बीजेपी ने शनिवार को नंदीग्राम से शुभेंदु के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने शनिवार को राज्य में पहले और दूसरे फेज की 60 में से 57 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि बाघमुंडी सीट सहयोगी दल आसुजू के लिए छोड़ी गई है। वहीं 2 सीटों पर नामों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। इस सूची में सबसे चर्चित नाम शुभेंदु अधिकारी का ही है। अधिकारी के अलावा लिस्ट में अशोक डिंडा, डॉक्टर भारती घोष, तापसी मंडल और अंतरा भट्टाचार्य जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 फेजों में होंगे। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को होनी है। काउंटिंग 2 मई को की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, अरविंद केजरीवाल का ऐलान। रटने नहीं समझाने पर होगा जोर। जी हां दोस्तों, अन्य राज्यों की तरह ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अब अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने नए शिक्षा बोर्ड के गठन करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अभी दिल्ली में केवल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ही हैं। केजरीवाल ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई शुरू होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक हीन भावना हुआ करती थी, लेकिन अब हमने बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया तो बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। हमने अपने छात्रों को विदेश भेजना शुरू किया और फिजिक्स केमिस्ट्री के ओलंपियाड के लिए उन्हें विदेश भेजा। कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीतकर लौटे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने अपने प्रिंसिपल को एम्पावर किया है। अभी तक हर स्कूल के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का बहुत ज्यादा दखल होता था। छोटी छोटी चीजों के लिए डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन अब हमने प्रिंसिपल को पावर दे दी है और 5,000 रुपए तक खर्च करने के अधिकार को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। जालंधर में नाइट कर्फ्यू, 2 राज्यों में भेजी गई केंद्र की टीमें। जी हां दोस्तों, वैक्सीनेशन के बीच देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण फिर बेलगाम होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी महामारी का कहर बढ़ने लगा है। जबकि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जालंधर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 10,187 केस सामने आए हैं, जबकि बीते एक दिन में 6,080 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। पिछले 24 घंटों में 47 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 22,08,586 केस सामने आए हैं और इनमें से 20,62,031 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में 52,440 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 92,897 हो गई है। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 321 नए मामले सामने आए, जो मार्च में लगातार दूसरे दिन 300 से अधिक का रोजाना आंकड़ा है। कोरोना वायरस के मामलों में आकस्मिक वृद्धि के चलते संक्रमण दर 0.60% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। शुक्रवार को 3 मरीजों की मौत हुई थी और 312 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने जालंधर में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जालंधर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मंचलों पर लगाम कसेगी महिला शक्ति चिप, एक बटन दबाते ही पुलिस घर वालों को पहुंचेगा मैसेज। जी हां दोस्तों, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी की स्कूली छात्राओं ने एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत हुआ जा सकता है। अगर महिलाओं के हाथ में मोबाइल नहीं है तब भी उसके साथ छेड़छाड़ और अनहोनी की जानकारी पुलिस और परिवार को हो जाएगी। यह सारी जानकारी महिला के बटन दबाने से होगी। इसके लिए महिलाओं को महिला शक्ति टी शर्ट पहननी होगी। इसको इजाद किया है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 11वीं की छात्राओं ने। वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा अनन्या सिंह वैष्णवी और प्रशा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति टी शर्ट बनाई है। उनका दावा है कि यह टी शर्ट मुश्किल में फंसी महिलाओं की सुरक्षा में काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। वैष्णवी ने कहा कि हमने देखा है कि हर रोज कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ छेड़खानी समेत अन्य घटनाएं होती रहती है। उसी को देखते हुए हमने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर महिला शक्ति टी शर्ट डिवाइस बनाई है। यह डिवाइस अभी प्रोटोटाइप में है। महिला इस डिवाइस को अपने कपड़ों में फिट कर सकती है। ऐसा करना बहुत आसान है। जरूरत पड़ने पर इस बटन को दबाया जाए। इस डिवाइस में पुलिस और परिवार वालों के नंबर सेट किए गए हैं। एक बार बटन दबाते ही उन्हें इमरजेंसी की कॉल जाने लगेगी जिससे वे वक्त रहते उसकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तख्ता पलट से भागकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं म्यांमार के नागरिक, मिजोरम बन रहा है ठिकाना। जी हां दोस्तों, म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल गर्मा गया है। अधिकारियों और रिपोर्टर्स से मिली जानकारी के अनुसार देश में जारी उथल पुथल के बीच लोगों ने भारत की सीमाओं के जरिए भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार के नागरिक सीमा पार कर मिजोरम पहुंचे हैं। जानकारी मिली है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ जारी प्रदर्शन के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में शामिल होने से मना कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बीते 1 फरवरी से म्यांमार में सेना शासन कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बीते बुधवार को कम से कम 38 लोग मारे गए। इसी दौरान खबरें हैं कि म्यांमार में हिंसा भड़काने के बाद लोग बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हो गए हैं। वहीं भारतीय पुलिस ने जानकारी दी है कि ठीक उसी दिन 9 लोग 1600 किलोमीटर की सीमा को पार कर मिजोरम में दाखिल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने सत्यापन का काम किया शुरू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी सहित अन्य विवरण जुटाने का काम शनिवार से शुरू कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के बांग्ला भाषी अल्पसंख्यक मुसलमान है। अपने देश में प्रताड़ना और उत्पीड़न से परेशान होकर काफी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करके जम्मू सहित देश के विभिन्न भागों में बस गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच MM स्टेडियम में म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों का सत्यापन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के तहत उनकी बायोमेट्रिक जानकारी, रहने का स्थान आदि सहित अन्य सूचनाएं जुटाई गई हैं। म्यांमार के नागरिक अब्दुल हनान ने पत्रकारों को बताया है कि कोविड-19 की जांच के बाद हमने एक फॉर्म भरा, हमारे फिंगरप्रिंट लिए गए। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह स्टेडियम से बाहर आ गए। कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुरंत उनके देश वापस भेजने की दिशा में कदम उठाए। उनका आरोप है कि इन दोनों ही देशों में उपस्थित क्षेत्र की जनसांख्यिकीय प्रकृति को बदलने की साजिश और क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 13,700 से ज्यादा विदेशी नागरिक जम्मू और सांबा जिले में बसे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2008 से 2016 के बीच उनकी जनसंख्या में 6000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्कूलों के 25 लाख रसोइयों की अब सुध लेगी सरकार, मानदेय दोगुना करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अब सिर्फ स्कूल की ही रसोई नहीं चमकेगी बल्कि स्कूली बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर गर्मा गर्म खाना तैयार करने वाले रसोइयों के घर की रसोई भी चमकेगी। केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले देश भर के 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कम से कम 2 गुने की जा सकती है। हालांकि इसे 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे 2 गुना करने की तैयारी है। इस योजना पर अमल हुआ तो उन्हें हर माह न्यूनतम 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। स्कूलों में खाना बनाने वाले इन रसोइयों को मौजूदा समय में सिर्फ 1000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है।
जिसमें 600 रुपए केंद्र सरकार देती है और बाकी के 400 रुपए राज्य को देने होते हैं। खास बात यह है कि इनके मानदेय में पिछले 10 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इनके मानदेय में अंतिम बार बढ़ोतरी 2009 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी सांसदों की राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील, कहा कोरोना वैक्सीन को न करे पेटेंट से बाहर। जी हां दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व व्यापार संगठन में कोरोना वैक्सीन के व्यापार को पेटेंट की पाबंदी से मुक्त रखने का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। उनकी इस मांग का अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े 4 सांसदों ने विरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की है कि वे WTO में भारत दक्षिण अफ्रीका की इस मांग को स्वीकार न करें। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े सांसद माइक ली, टॉम कॉटन, जॉनी एमेस्ट और टॉड यंग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा है। पत्र में सांसदों ने कहा है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देश कोरोना वैक्सीन संबंधित नई खोजों को पेटेंट व्यवस्था से मुक्त रखने का प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन में ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन देशों का मानना है कि यदि अमेरिकी कंपनियों की ओर से विकसित बौद्धिक संपदा की रुकावट हट जाए तो कोरोना वैक्सीन के कारोबार में बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी अपना योगदान देने लगेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान नहीं खरीदेगा कोरोना वैक्सीन, हर्ड इम्यूनिटी और मुफ्त मिलने वाली डोज से ही चलाएगा काम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोरोना की मार झेल रहे आवाम की कोई चिंता नहीं है। इमरान खान ने जनता को भगवान भरोसे छोड़कर कोरोना वैक्सीन न खरीदने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि वह फिलहाल वैक्सीन नहीं खरीदेगी। इसके बजाय कोरोना से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी और साथी देशों से मुफ्त में मिलने वाली वैक्सीन पर ही निर्भर रहेगा। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी आमिर अशफाक ख्वाजा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन खरीदने की कोई योजना नहीं है। हम हर्ड इम्यूनिटी और मित्र देशों से बतौर गिफ्ट मिलने वाली वैक्सीन से ही कोरोना का मुकाबला करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब बड़ी संख्या में लोग संक्रमित बीमारी से प्रभावित होने के बाद उसे इम्यून बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट में गाड़ा झंडा, इंग्लैंड को पारी और 25 रन से दी मात। सीरीज पर किया 3-1 से कब्जा। जी हां दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में पारी और 25 रनों से मात दी है। इस जीत के साथ भारत ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने सीरीज का पहला टेस्ट मैच 227 रनों से जीता था। इसके बाद भारत ने दूसरा मैच 317 रनों से जीता, जबकि तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी थी। सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने अक्षर पटेल और रविंद्रचंद्र अश्विन के सामने घुटने टेक दिए। अश्विन अक्षर ने इस दूसरी पारी में इंग्लैंड के सारे 10 विकेट अपने नाम किए। अश्विन और अक्षर ने दूसरी पारी में 5-5 विकेट लिए। पूरी सीरीज की बात करें तो अश्विन ने इस सीरीज में 32 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर 27 विकेट लेने में कामयाब रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं बर्फबारी भी हो सकती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की, तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मणिपुर के कई हिस्सों में गरज के साथ अच्छी बौछारें गिरने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार घट रही है सोने की चमक, 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे गिरे दाम। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी लगातार अपनी चमक खो रहे हैं। सीजन शुरू होने से पहले सिल्वर और गोल्ड की कीमत लगातार गिर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख की वजह से दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की दामों में कमी दर्ज की गई। निवेशकों के हिसाब से यह सोना खरीदने का सबसे सही वक्त है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शादी का
सीजन शुरू होते ही सोने चांदी की कीमतें बढ़ जाती हैं। आपको बता दें दोस्तों, हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सोना 43,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इससे पिछले हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 44,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके बाद अगले हफ्ते में सोने की कीमत 522 रुपए गिर गई। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो दोस्तों सोने के साथ साथ चांदी भी लगातार अपनी चमक खो रही है। शुक्रवार को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 1822 रुपए सस्ती होकर 64,805 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। 1 फरवरी को बजट के दिन MCX पर चांदी का मार्च वायदा 74,400 रुपए के ऊपर चला गया था। चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 79,980 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस हिसाब से चांदी भी अपने उच्चतम स्तर से करीब 15,105 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। SBI दे रहा है बचत का मौका, कई ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, होली से पहले SBI अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऑफर लेकर आया है। SBI ने एक बार फिर योनो ऐप से शॉपिंग करने पर कैशबैक का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। SBI के इस ऑफर का बाजार में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ऑफर 7 मार्च तक ही सीमित है। SBI का यह स्पेशल ऑफर 4 मार्च से शुरू हुआ था और आज इसका अंतिम दिन है। ऑफर का फायदा कई ब्रांड्स पर मिल रहा है। SBI ने यह भी बताया है कि कैशबैक पाने के लिए ग्राहक को तय नियम और शर्तों का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गेहूं की पैदावार बढ़ाने पर सरकार का जोर, खाद्य मंत्रालय ने करीब 10% अधिक गेहूं खरीदने का तय किया लक्ष्य। जी हां दोस्तों, रबी सीजन में अच्छे मौसम और रोगों का प्रकोप न होने तथा गेहूं बुआई का रकबा बढ़ जाने की वजह से उत्पादकता के साथ कुछ उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि गेहूं की पैदावार घोषित अनुमान के मुकाबले अधिक होगी। चालू सीजन में 10.92 करोड़ टन के साथ गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि पैदावार इससे कहीं अधिक हो सकती है। चालू सीजन में गेहूं बुआई का रकबा पिछले साल के 6.20 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले 6.52 करोड़ हेक्टेयर हो गया था। इससे कुल उत्पादन में वृद्धि तय है। इससे देखते हुए खाद्य मंत्रालय ने आगामी खरीद सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य लगभग 10% बढ़ा दिया है, जिसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को आगाह कर दिया गया है। इस बार कुल खरीद 4.27 करोड़ टन के आसपास हो सकती है। इसमें पंजाब में 1.30 करोड़ टन, मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ टन, हरियाणा में 50 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अब सस्ता लैपटॉप लॉन्च करेगा जियो, अभी से हो रहे हैं जियो बुक का इंतजार। जी हां दोस्तों, रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो देश में सस्ता लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जियो की सस्ते लैपटॉप की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और जल्दी से जियो बुक के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। सस्ते जियो लैपटॉप की खबर पहली बार 3 साल पहले आई थी और अब तक एक बार फिर जियो का सस्ता लैपटॉप सुर्खियां बटोर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जियो का प्रोटोटाइप लैपटॉप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर पर काम कर रहा है, जो साल 2019 में लॉन्च किया गया था। यह चिपसेट 4G LTE सपोर्ट के साथ आता है। खबर है कि जियो बुक के लिए कंपनी ने चीनी कंपनी ब्लू बैंक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ डील साइन की है। जियो अपने लैपटॉप को जियो बुक के नाम से लॉन्च कर सकती है। इस लैपटॉप को कंपनी जल्द ही सेलुलर कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च कर सकती है। जियो लैपटॉप एंड्रॉयड OS पर आधारित हो सकता है। इस एंड्रॉयड OS को जियो OS के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किट क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, राहुल गांधी किस राज्य से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़े थे? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।